हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग मेन लीड थेप से होती है। थेप जो कि एक हिस्ट्री टीचर है, तो उसे प्राचीन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है। प्राचीन इमारतों की डिस्ट्रॉय की न्यूज़ पढ़कर उसे बुरा लगता है, बट फिर भी वो फटाफट रेडी होता है बिकॉज उसे स्कूल जो जाना था। थेप अपने सर्वेंट से कहता है, तुम जाकर के कार मेरे लिए बाहर निकालो क्योंकि मुझे आज जल्दी जाना है, मेरी क्लास जल्दी की है। इस पर उसका सर्वेंट कार निकालने के लिए चला जाता है। ये है प्रोफेसर चिन और इन्हें भी प्राचीन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। थेप और चिन की फ्रेंडशिप काफ़ी टाइम से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। थेप चिन को अपनी कार में बैठने के लिए कहता है। चिन न्यूज़पेपर पढ़ता है। वो थेप से कहता है, आए दिन कोई ना कोई बैड न्यूज़ ही मिलती है, पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। अगर इन सारी चीज़ों को अभी रोका नहीं गया तो पता नहीं आगे चल कर के क्या हो सकता है। थेप कहता है, आई थिंक हमें हमारे सीनियर से बात करनी चाहिए, वरना आगे चल करके बहुत बड़ा इशू हो सकता है। जिस पर चिन कहता है, हाँ अब कल की ही बात ले लो, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट स्कर्ट पहनकर आई थी। स्कर्ट आई नो अलाउ है, बट शॉर्ट स्कर्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसी वजह से मैंने उसे रिटर्न कर दिया। अगर मैं उसे रिटर्न नहीं करता तो नेक्स्ट डे वो और शॉर्ट पहन कर आती और उसे देख करके अदर्स गर्ल जो कि तुम अच्छे से जानते हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर थेप कहता है, इन मॉडर्न टाइम में भी तुम्हारी थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। थेप चिन से कहता है, एंड बाय द वे तुम अपनी क्लास के बारे में बताओ, क्या तुम्हारी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है तो मुझे बताओ, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट को हैंडल करना मुझे अच्छी तरीके से आता है। जिस पर थेप स्माइल करता है। थेप यहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है। यह है तवान जो कि थेप की स्टूडेंट है। तवान बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हर एग्ज़ाम में वो फर्स्ट रैंक से पास होती है, स्कूल में भी उसका अच्छा प्रोग्रेस है एंड यहाँ पर उसे बैंड लीडर भी बनाया जाता है, जहाँ पर वो सारे स्टूडेंट को गाइड करती है। और थेप दूर से खड़ा देख करके स्माइल कर रहा था। तवन और थेप की स्माइल देख करके यहाँ पर समझ में आता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। क्लास में थेप हिस्ट्री लेसन को एक्सप्लेन कर रहा था। उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। सारे स्टूडेंट एकदम फोकस करके उसकी एक्सप्लेनेशन को सुन रहे होते हैं, तो वहीं पर तावान भी फुल फोकस की हुई थी, बट हिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन पर नहीं, थेप पर। वो बस थेप को ही देखे जा रही होती है। लेक्चर फिनिश करने के बाद थेप सारे स्टूडेंट से कहता है कि अगर उन्हें हिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो बेझिझक आ करके थेप से क्लियर कर सकते हैं। तवन थेप को देखती है और इसी के साथ वो अपना पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है। पास्ट में दिखाया जाता है जब तवन बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, तब उससे मिलने के लिए थेप आया था। थेप के डैड और तवन के डैड दोनों में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। जहाँ थेप तवन को अच्छी तरीके से पहचान रहा था, उसका नाम जान रहा था, तो वहीं पर तवन का कहना था कि वो थेप को नहीं जानती है, आखिर ये कौन है। तब यहाँ पर तवन को मालूम पड़ता है कि वो जब पैदा हुई थी तब थेप उससे मिलने के लिए आया था, लेकिन तवन के पैदा होने के बाद ही उसके डैड बैंकॉक शिफ्ट हो चुके थे। अब तवन जब इतनी बड़ी हो चुकी है तो वो वापस आए हैं। तवन का यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है, जहाँ पर थेप के डैड चाहते थे कि वो तवन से फ्रेंडशिप करे। थेप तवन के पास जाता है और अपनी तरफ से फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है। तवन का कहना था कि वो उससे दोस्ती तब करेगी जब वो उसके साथ खेलेगा। थेप मान जाता है। अगले सीन में तवन थेप के लिए टी प्रेजेंट करती है। ये टी तुम्हारे लिए है। तब थेप कहता है, ये इनविजिबल टी मेरे लिए है। तवन कहती है, इनविजिबल कहाँ है, मेरी डॉल भी पीती है, मैं भी पीती हूँ, तुम भी पी लो। अच्छा चलो, तुम्हारी लैंग्वेज में यूँ कहा जाए, अगर ये इनविजिबल है तो भी इसे एंजॉय करो, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो तुम्हारे लिए विजिबल टी प्रेजेंट करूँगी, और अगर तुम ये टी पीते हो तो सच बताऊँ मैं इसके बदले में तुम्हें रिवॉर्ड भी दूँगी। थेप टी को पी लेता है और रिवॉर्ड में यहाँ पर उसे तवन किस करती है। अब प्रेजेंट में यही सारी बातें सोच करके तवन बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही थी। तब उसके फ्रेंड उसे होश में लाते हैं कि इस वक्त वो क्लास में है। तवन को रियलाइज़ होता है कि थेप की देखने के चक्कर में वो भूल गई कि सारे स्टूडेंट जा चुके हैं, लेक्चर फिनिश हो चुका है। थेप तवन के पास आता है, क्यों, मेरे लेक्चर तुम्हें बोर करते हैं। जिस पर तवन कहती है, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। थेप तवन से कहता है, नेक्स्ट फ्राइडे मेरे भाइयों के आने की खुशी में ग्रैनी ने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, तो तुम्हें उसमें आना है। जब यहाँ पर तवन के फ्रेंड्स को मालूम पड़ता है
कि थेप के साथ साथ वो उसके और भाइयों को जानती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम पर्सनैलिटी के मालिक है, तो उन्हें जेलिसी होती है कि काश वो तावान की जगह पर होते। और नेक्स्ट सीन में थेप के 4 हैंडसम ब्रदर्स को दिखाया जाता है जो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके थाईलैंड वापस आ चुके हैं। यह पेट जो कि एक फेमस सर्जन है, एंड यह है पी जो कि आर्मी ऑफिसर का हेड है। यह है लेग। पी ब्यूटीफुल एक एयर होस्टेस को देखता है एंड देन उसे फॉलो करने लगता है, जिस पर पैट कहता है ये लड़का कभी भी नहीं सुधर सकता है। लास्ट टाइम भी इसे मना किया गया था, लेकिन यह है कि मानने के लिए तैयार नहीं होता है। जाओ लेग उसे पकड़ के लेकर आओ। पैट के कहने पर लेग पी को पकड़ कर लेकर आता है, जिस पर पी कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरे हो, बहुत गलत टाइम पर तुम्हारी एंट्री थी। उस लड़की का नंबर और नेम तो मैंने ले लिया, लेकिन उसका एड्रेस तुमने मुझे नहीं लेने दिया। सच में तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। पैट और लेग उसे समझाते हैं अगर ब्रदर थेप को पता चला तो तुम्हारी अच्छी क्लास लगाएंगे। यह है रुच जो काफ़ी हैंडसम और इंटेलिजेंट है। थेप अपने भाइयों का वेलकम करता है। रुच के थ्रू यहाँ पर थेप को मालूम पड़ता है कि उसके तीनों भाइयों को अपने लगेज की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। इसी वजह से तो रुच को सब कुछ संभालना पड़ रहा है। इन 5 भाइयों में थेप सबसे बड़ा है। पेरेंट्स की डेथ के बाद थेप ने अपने बड़े होने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से उठाई थी। उसने अपने चारों भाइयों को आउटसाइड भेज करके उनकी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करवाया था। अब चारों इतने साल बाद आए थे तो थेप काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है। और यहाँ पर पी के लगेज की बड़ी तारीफ की जाती है कि मानो पी बाहर पढ़ने के लिए नहीं बल्कि किसी वेकेशन ट्रिप पर गया था, जो उसके पास इतना सारा लगेज है। पी स्माइल करता है, ब्रदर थेप एटलीस्ट आप तो ऐसा ना कहे। सारे भाई हंसने लगते हैं और आगे 5 भाइयों को एक साथ दिखाया जाता है। आगे थेप अपने चारों भाइयों को घर पर ड्रॉप करता है। यह है थेप की ग्रैंड मदर। अपने चारों ग्रैंडसन को इस तरीके से देख करके उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। वो सारे लोगों को हग करके काफ़ी इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ पर ग्रैंड मदर पी से कहती है पी वैसे मैंने सुना थेप ने मुझे कॉल करके बताया कि इस बार तुम्हारा लगेज काफ़ी हल्का था। आई कैंट बिलीव, यकीन नहीं कर सकती हूँ मैं, क्या सच में? जबकि हमेशा तुम्हारी पैकिंग सबसे ज़्यादा हैवी रहती थी। पी कहता है ग्रैनी एटलीस्ट आप तो मेरा मजाक ना उड़ाएं। नेक्स्ट सीन में थेप की एक और ग्रैनी को दिखाया जाता है। थेप के घर पर उसकी 2 ग्रैनी हैं। यहाँ पर ग्रैंड मदर अपने ग्रैंडसन को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड यहाँ पर ग्रैनी उन लोगों को फ्रेश होने के लिए कहती है, साथ ये भी कि वो कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती है, लेकिन इसके लिए सबको डाइनिंग टेबल पर आना पड़ेगा। सब काफ़ी एक्साइटेड थे कि आखिर ग्रैनी क्या बोलने वाली हैं। यह है कैट, बिल्कुल अपने नाम की तरह बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। प्रीटी होने के साथ साथ इसका दिल भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कैट को बहुत ही अच्छी तरीके से कुकिंग आती है और इसी स्किल का यूज़ करके आज वो अपने डैड की काफ़ी हेल्प कर रही थी जब उसके डैड का बिजनेस काफ़ी लो चल रहा था। एंड कैट के अपोजिट में उसकी 2 सिस्टर राती एंड विराली। विराली जो कि एक हाई स्टूडेंट गर्ल है और राती बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल है। इन दोनों बहनों का कहना था कि थेप के घर से जो इनविटेशन आया है वो उन दोनों के लिए एक ब्लाइंड डेट है। तब कैट अपनी दोनों छोटी सिस्टर को समझाती है कि वो ब्लाइंड डेट नहीं है, ग्रैंड मदर ने अपने ग्रैंड सन्स के आने की खुशी में बस एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। राती और विराली दोनों इस वजह से उस पार्टी को ब्लाइंड डेट कह रहे थे क्योंकि पास्ट में उन्होंने अपने डैड्स के थ्रू सुना था कि थेप के डैड ने मरने से पहले कैट के डैड से प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर में वो उनकी कोई एक बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे। बस इसी वजह से राती और विराली बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि वो उनके घर की बहू बन जाएं, जबकि कैट की ऐसी बिल्कुल भी थिंकिंग नहीं थी। वो तो एक ऑर्डिनरी गर्ल की तरह ही अपना टाइम स्पेंड करती थी। तो इसके अपोजिट में उसकी दोनों बहनों का कहना था कि कैट तो उस घर की बहू कभी बन ही नहीं सकती है, ना ही वो खूबसूरती में उनसे आगे है और ना ही किसी और चीज़ में। इधर ग्रैंड मदर भी अपने 5 ग्रैंडसन को बता देती है कि थेप के डैड ने मरने से पहले कैट के डैड से प्रॉमिस किया था कि इन 5 में से किसी एक बेटी की शादी वो उनकी बेटी से करवाएंगे। यहाँ पर ग्रैनी का कहना था अब मेरे 5 ग्रैंडसन बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए और शादी के लायक हो चुके हैं, तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। यहाँ पर दोनों ग्रैनीज का कहना था कि इन 5 भाइयों में थेप अब जो कि सबसे बड़ा है तो उसकी शादी पहले होनी चाहिए। और दोनों ग्रैनीज को कैट बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी थेप के लिए, जहाँ पर वो कहती हैं कि कैट थेप के लिए परफेक्ट है, इस बारे में थेप को सोचना चाहिए। इधर तवान को किचन में कुकिंग करते हुए दिखाया जाता है। तवान बहुत ही ज़्यादा खुश थी, उसे कुकिंग करने का मौका मिला था काफ़ी टाइम के बाद। जबकि डैड का कहना था तवान यू आर माई प्रिंसेस और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम इस तरीके से किचन में काम करो। तब तवान अपने डैड से कहती है डैड आपको मालूम है ना मुझे बचपन से कुकिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक है, प्लीज़ मुझे मना ना करें। जिस पर डैड कहते हैं मैं तो तुम्हें मना भी नहीं कर सकता हूँ, इतने प्यार से तुम मुझे बना जो लेती हो। तब यहाँ पर तवान के डैड को अपने सर्वेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि उनसे मिलने के लिए थेप आया हुआ है। तब यहाँ पर तवान के डैड तवान से कहते हैं बस थेप के ही बारे में मैं सोच रहा था और देखो वो मुझसे मिलने के लिए आ गया है। थेप यहाँ पर अंकल को बताता है कि उसके चारों भाई आए हुए हैं, इसी वजह से ग्रैनी ने इस खुशी में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, तो उसके लिए वो उन्हें इन्विटेशन देने के लिए आया है।
तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है तवन की। तवन ने जो कुछ भी कुक किया था वो अपने साथ लेकर आई हुई थी और यहाँ पर वो थेप को सर्व करती है और टेस्ट करके बताने के लिए कहती है कि ये कैसा बना है। थेप पहले जूस पीता है, उसे जूस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड उसके बाद वो डिज़र्ट ट्राई करता है। सच में तवन ने बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनाए थे और इस बात पर थेप उसकी तारीफ़ भी करता है। पास्ट में जहाँ खेल खेल में तवन हमेशा थेप को इनविजिबल चीज़ें देती थी, तो आज सचमुच में तवन ने वो कर दिखाया था जो उसने कहा था कि वो एक वक्त ऐसा लाएगी जब वो थेप को विजिबल चीज़ें खिलाएगी। थेप अंकल से कहता है, आई नो अंकल, तवन के इस वक्त एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और उसे बहुत कुछ याद करना है, बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ पार्टी में तवन को भी लेकर आइएगा। डैड के हाँ बोलने पर तवन के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और उस स्माइल को देख करके थेप काफ़ी सेटिस्फाई फील कर रहा था। आगे थेप के चारों भाई आपस में बातें कर रहे थे शादी के रिलेटेड। क्या सच में पास्ट में हमारे पेरेंट्स ने ऐसा भी प्रॉमिस किया था? पता नहीं अब आगे क्या होएगा। तो वहीं पर थेप का कहना था, कैट बहुत ही अच्छी लड़की है, वो मुझसे कहीं बेटर है और यूँ कहा जाए वो मुझसे भी अच्छा लड़का डिज़र्व करती है, ये मेरा मानना है। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी और ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल का नाम सुनते ही चारों भाई आ जाते हैं। क्या सच में कैट इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है? तब थेप अपने चारों भाइयों से कहता है, इस तरह मुझे मत टीज़ करो, ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा हूँ। तब चारों कहते हैं, अगर कैट से शादी करना प्रॉब्लम है तो हम भी ज़रा इस प्रॉब्लम को देखना चाहते हैं। कैट की सर्वेंट कैट से कहती है, तुम तो पूरा दिन काम में ही लगी रहती हो और तुम्हारी वो दोनों बहनें शॉपिंग में बिजी हैं पार्टी में जाने के लिए। मेरा ख्याल है तुम्हें कुछ खुद भी तो शॉपिंग कर लेनी चाहिए। तब कैट कहती है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। सर्वेंट कहती है, तुम पार्टी में जा रही हो और वहाँ पर जाना तुम्हारा ज़रूरी है, तो तुम्हें प्रेटी भी तो दिखना पड़ेगा, तो आई थिंक तुम्हें न्यू कपड़े लेने चाहिए। कैट रेडी तो होती है बट उसका कहना था कि वो खुद जाकर के मार्केट से क्लोथ्स लेकर आएगी और अपने कपड़े खुद ही स्टिच करेगी। इधर चिन भी फैब्रिक के कलेक्शन में आया हुआ था जहाँ पर उसे एक फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उसे निकालने के चक्कर में फैब्रिक जा करके कैट के ऊपर गिर जाता है जो कि वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर कैट बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है, वो हेल्प चिल्लाने लगती है। तब चिन कैट की हेल्प करता है। चिन कैट के फेस से जब फैब्रिक को हटाता है तो कुछ टाइम के लिए वो बस कैट में ही खो जाता है और बस कैट को ही देखे जा रहा था। कैट वहाँ से एक्सक्यूज़ मी बोल करके फटाफट चली जाती है। चिन को रियलाइज़ होता है, वो कैट की तरफ भागता है लेकिन तब तक कैट वहाँ से जा चुकी थी। चिन कहता है, ओहो, मैं तुमसे सॉरी भी नहीं बोल पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तो तुमसे सॉरी ज़रूर बोलूँगा। कैट की हेल्प के लिए उसकी सर्वेंट भी साथ में आई थी। रास्ते में थेप कैट को देख लेता है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा था, तुम रास्ते में मिल गई, चलो मैं तुम्हें घर तक भी ड्रॉप कर देता हूँ। और वो कैट के साथ उसके सर्वेंट को भी उसके घर पर ड्रॉप करता है। कैट के पूछने पर थेप उसे बताता है कि वो डिज़र्ट का ऑर्डर देने के लिए आया है कल की पार्टी के लिए, जहाँ पर वो अमाउंट पूछता है। कैट अमाउंट नहीं लेना चाह रही थी, इसी वजह से वो मना करती। थेप कहता है, ये तुम्हारी जॉब है और मैं नहीं चाहूँगा कि इस तरीके से तुम मना करो। थेप के इंसिस्ट करने पर कैट उसे बहुत कम अमाउंट चार्ज करती है। यहाँ पर थेप कैट से कहता है कि कल की पार्टी में वो ज़रूर आए। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही होती है और इन सब का ख्याल ग्रैनीज रख रही होती है। नाइट में कैट की फैमिली पार्टी में आ चुकी होती है जहाँ डैड अपनी तीनों बेटियों को देखते हैं और उनसे कहते हैं, मेरी तीनों बेटियाँ किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही है। आई एम श्योर कोई ना कोई तो एक मेरी बेटी ऐसी होगी जो इस घर की बहू बनेगी। इधर पांचों हैंडसम ब्रदर्स को दिखाया जाता है जो कि फुल रेडी शेडी हो चुके थे और पांचों ने एक ही तरह का गेटअप भी लिया था। पांचों रेडी होते हैं और उसके बाद उनकी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की जाती है। आफ्टर ऑल इन्हीं की वजह से तो पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। राती और विराली अपने अपने पार्टनर्स को देख करके स्माइल करती हैं, जिस पर राती का कहना था, मेरा पेट कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। तो वहीं पर विराली कहती है, मेरे पी से ज़्यादा हैंडसम तुम्हारा पेट नहीं लग रहा है, देखो तो सही कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है मेरा पी। तो अपोजिट में कैट चुपचाप खड़ी बस उन दोनों को देख रही थी क्योंकि ऐसा करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। थेप जब अंकल और उनकी तीनों बेटियों को एक साथ देखता है देन वो अपने सारे भाइयों को लेकर आता है उन सबसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए और यहाँ पर वो अपने भाइयों से कैट को इंट्रोड्यूस करवाता है। थेप के चारों भाइयों को कैट बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगी थी एज़ कम्पेयर टू राती और विराली के। थेप के कहने पर कैट के डैड ग्रैनी से मिलने के लिए चले जाते हैं। काफ़ी टाइम के बाद कैट के डैड ग्रैनी से मिलने के लिए आए हुए थे तो वो उन्हें देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। थेप कैट के साथ उस पार्टी में ज़रूर था लेकिन माइंड से वो कहीं और था। उसकी नज़रें बस पार्टी में तावान को ढूंढ रही थी और फाइनली कुछ टाइम के बाद तावान उसे दिख जाती है। थेप जब तावान को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। तब कैट थेप से पूछती है, क्या कोई बात है? तब थेप कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और ये सब कुछ नोटिस कर रहा था रुज के आने पर थेप
कैट को हैंडल करने के लिए कहकर तवन के मॉम डैड के पास जाता है और उनका बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम करता है। साथ ही यहाँ पर वो तवन की काफ़ी तारीफ़ करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी दिख रही है। तवन के डैड ग्रैनी से मिलने के लिए आते हैं और मॉम भी। सब यहाँ पर तवन की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। तवन को जब लास्ट टाइम हमने देखा था तो बहुत ज़्यादा छोटी थी और बहुत ज़्यादा प्यारी भी थी, लेकिन बड़े होने के साथ साथ तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो तवन। तवन ग्रैनीज को थैंक्स बोलती है तो वहीं पर थिप भी तवन की तारीफ़ करने में पीछे नहीं रहता है। वो भी भर भर की तारीफ़ें अपनी ग्रैनी के सामने करता है, जिसे सुन करके तवन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो तो बस कुछ टाइम के लिए थिप को ही देखी जा रही थी। इधर थिप के चारों भाई कैट, राती और विराली के साथ थे। जहाँ कैट खामोशी से चुपचाप बैठी हुई थी तो वहीं पर राती और विराली तो अपनी बातों से उन चारों को अच्छी तरीके से पका चुके थे। थिप के वहाँ पर ना होने पर कैट को थोड़ा सा यूनिक लगने लगता है। इसी वजह से वो वॉशरूम का बहाना बना करके दूसरी प्लेस पर चली जाती है। वो मिरर के सामने खड़ी थी। थिप तवन को लेकर के जा ही रहा होता है तब वहाँ पर चिन की भी एंट्री हो जाती है। चिन भी थिप का फ्रेंड है तो पार्टी में उसे भी इन्वाइट किया गया था। थिप चिन और तवन को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब वो लोग अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन सडनली मिरर में कैट चिन को देख लेती है। तुम यहाँ पर? तब यहाँ पर थिप कहता है तुम क्या प्रोफेसर चिन को जानती हो? तब कैट कहती है नहीं, मैं जानती तो नहीं हूँ। तब चिन कहता है हाँ, एक्चुअली आज से 4 दिन पहले हम दोनों की मुलाकात हुई थी, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अपने भाइयों के फोर्स करने की वजह से थिप और कैट को यहाँ पर डांस करना पड़ता है। दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहे थे और अच्छी तरीके से डांस कर रहे थे। तो वहीं पर विराली का कहना था कि पी क्या उसके साथ डांस कर सकता है। पी भी चला जाता है। अब पीछे रह जाती है राती। लेक उसे ऑफर करता है क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? तो राती साफ मना कर देती है नहीं नहीं सॉरी, मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करूँगी। एक्चुअली मैं पैट के साथ बस कुछ बातें करना चाह रही हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। तब लेक साइड से खसकते हुए पैट के पास जाता है। सॉरी ब्रो, शायद मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। ये लड़की बहुत ज़्यादा चिपकू है तो उससे चिपक कर ही रहेगी, ज़रा संभल कर रहना। हाँ, बड़ी तेज़ लग रही है। तभी लेक को एक ब्यूटीफुल सी गर्ल दिखती है एंड देन उसके बाद आगे वो उसके साथ डांस करने में बिजी हो जाता है। विराली डांस करते हुए पी से कहती है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ ना? जिस पर पी कहता है मुझे लग नहीं रहा है, तुम सच में बहुत ज़्यादा बातें करती हो। विराली कहती है मेरी यही अदा तो मेरे फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, देखना कुछ दिनों में तुम्हें भी पसंद आने लगेगा। नेक्स्ट दिन में थिप तवन को ऑफर करता है मेरे साथ डांस करोगी? तवन हाँ कर देती है। इधर रुच भी बस कैट को ऑफर करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले चीन आ जाता है और चीन यहाँ पर कैट को ऑफर करता है कि क्या वो उसके साथ डांस करेगी। कैट हाँ कर देती है। तवन और थिप दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। अचानक से स्टेप चेंज होने की वजह से तवन का पैर थिप के पैर पर जाकर लग जाता है। तब तवन सॉरी बोलती है ज़ोर से लगी, मुझे ये स्टेप नहीं आ रहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। थिप तवन को देखे जा रहा होता है और स्माइल करता है, जिस पर तवन कहती है आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? क्या आपको लगता है मैं एक छोटी बच्ची हूँ? ऐसी बात नहीं है, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मुझे अच्छे से मालूम है कि जहाँ मैं गलती करूँगी वहाँ मुझे सॉरी भी बोलना है और जहाँ मेरी गलती नहीं रहेगी वहाँ मुझे एक्शन भी लेना है। जिस पर थिप स्माइल करने लगता है। तवन कहती है अब क्या है? तब थिप कहता है बस यही सोच करके स्माइल कर रहा हूँ कि कल तुम कितनी छोटी थी और आज तुम इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई हो, तुम इतनी मैच्योर बातें कर रही हो, बस यही सोच करके स्माइल कर रहा हूँ। इधर चिन कैट के साथ डांस करते हुए उसे सॉरी बोलता है, लास्ट टाइम तुमसे सॉरी नहीं बोल पाया, इसी वजह से आज बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो जस्ट एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तब कैट कहती है हाँ मुझे मालूम है, बट मुझे ये बताओ गर्ल्स फैब्रिक शॉप में तुम्हारा क्या काम था जो तुम वहाँ गए थे? चिन कहता है अपनी सिस्टर के इंसिस्ट करने पर मैं उसके लिए फैब्रिक लेने के लिए गया था। पार्टी से वापस आने के बाद तवन अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे थिप और कैट के बारे में मालूम पड़ चुका है कि फ्यूचर में मे भी हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करें, और इसके बारे में चिन को भी मालूम पड़ चुका था। चिन की आंखों में आंसू थे इस वजह से क्योंकि कैट को देखते ही उसे कैट से फर्स्ट साइड लव जो हो गया था। सारे लोगों के जाने के बाद थिप उसे हॉल में वापस आता है जहाँ पर उसने डांस किया था। कैट को याद करते ही वो अपसेट हो जाता है, लेकिन तवन को याद करते ही उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है ये खुद भी नहीं समझ पा रहा था। चारों ब्रदर थिप को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। चारों आपस में बातें करने लगते हैं। मुझे लग रहा है ब्रदर कैट की वजह से काफ़ी परेशान है। तवन के डैड को अचानक से हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। मॉम तवन को बुलाकर डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग थिप तवन के डैड के पास आता है और उन्हें उनके फील्ड वाले प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताता है। तवन के डैड जाना चाह रहे थे लेकिन उनकी कंडीशन ख़राब है, इस वजह से तवन की मॉम नहीं चाहती थी कि तवन के डैड जाए। इधर तवन अपने रूम में खड़ी थिप के आने का इंतजार कर रही थी। काफ़ी टाइम के बाद जब थिप वापस आता है तवन उसे हॉल में लेकर जाती है। सर आपको तो मालूम है ना उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड डैड ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है
और लास्ट मोमेंट पर उनकी कंडीशन ख़राब हो गई। वैसे कल रात डैड को हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम हुई थी। थेप कहता है अभी थोड़ी देर पहले तो मैं अंकल और आंट से मिला, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तवन बड़े ही प्यार से थेप के हाथों को पकड़ती है और कहती है सर, इसमें मैं आपकी हेल्प चाहती हूँ। थेप कहता है हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, लेकिन कैसी हेल्प चाहिए मुझे ये तो बताओ। तवन कहती है 1 मिनट, यहाँ पर बात करना आई थिंक डेंजरस हो सकता है। एक काम करते सर, आप है ना मेरे रूम में चलो, मैं आपको वहीं पर बताऊँगी। और ये कहते हुए वो थेप को अपने रूम में ले जाती है। थेप की दिल की धड़कनें तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि तवन को ऐसा क्या कहना है। तवन थेप से कहती है ये जो मैं आपसे बोलने जा रही हूँ ना, इससे पहले मैंने डैड से कहा था, डैड ने मुझे मना कर दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप ज़रूर मेरी मदद करेंगे, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। थेप कहता है हाँ बताओ तो सही, क्या बात है। तवन थेप से कहती है कि वो अपने डैड के इस प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प करना चाह रही है। मॉम नहीं कर सकती है क्योंकि उन्हें इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी जाना है, और डैड मुझे जाने नहीं दे रहे क्योंकि डैड का कहना है कि वहाँ पर कोई भी गर्ल नहीं रहती, वहाँ पर सिर्फ मैन रहते हैं। लेकिन मैं डैड की अपनी हेल्प करना चाहती हूँ, इस कंडीशन में मैं उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकती हूँ। तब थेप कहता है मुझे लगा तुम्हारे डैड इन सब के लिए तैयार होंगे, इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन अब अंकल ने मना कर दिया है। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ। जिस पर तवन थेप के पैरों में गिर जाती है। प्लीज़ ऐसा ना करें, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैंने इसके लिए पूरा सब कुछ प्लान कर लिया है। थेप कहता है प्लान? तवन कहती है हाँ, क्योंकि मैं वहाँ पर एक बॉय के गेटअप में जाऊँगी, मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि मैं गर्ल हूँ, और सब कुछ मैं तैयारी कर लूँगी। तवन के इंसिस्ट करने पर थेप रेडी हो जाता है। ठीक है तवन, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। तवन पूछती है कंडीशन? कैसी कंडीशन? थेप कहता है मेरी ये कंडीशन है कि अगले कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढनी पड़ेगी। तवन स्माइल करते हुए क्या मैं लड़की हूँ और मुझे गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है? क्यों लेकिन? थेप कहता है क्योंकि तुम बॉय का गेटअप लेने वाली हो और तुम वहाँ पर सेफ रहो, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाओ। तवन कहती है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं गर्ल हूँ, आप बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कहते तो मैं किसी को भी बना लेती, लेकिन बात अब गर्लफ्रेंड की है, मैं खुद जो कि एक लड़की हूँ, मैं गर्लफ्रेंड कैसे बनाऊँगी। थेप के थ्रू उसके सारे भाइयों को भी मालूम पड़ चुका था तवन के बारे में, जहाँ पर उनका कहना था क्या सच में इन दिनों में तवन अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ भी पाएगी कि नहीं। जिस पर रुच का कहना था कि उसने पार्टी में तवन को देखा था, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट लग रही थी। आई थिंक हो सकता है कि वो वक्त से पहले सब कुछ अच्छा कर दे। आगे थेप कैट से मिलने के लिए जाता है क्योंकि थेप को अच्छे से मालूम है, क्योंकि वो बचपन से तवन को जानता है कि तवन बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, अगर वो किसी चीज़ पे अड़ जाए तो वो कर रहती है। तवन के साथ कोई और लड़की रहे, इसकी वजह से थेप कैट को यहाँ पर मनाने के लिए आता है और उसे बताता है कि उसके स्टूडेंट ट्रिप पर जा रहे हैं, तो वो चाहता है कि कैट भी साथ में जाए, क्योंकि सारे मैन के बीच में सिर्फ एक ही गर्ल है, कैट रहेगी तो उसे अच्छा फील होएगा। साथ ही यहाँ पर थेप कैट को कंडीशन भी बताता है कि उसे उस ट्रिप में जाने के लिए खुद को एक बॉय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इधर तवन की मॉम तवन से कहती है कि उनके ना रहने पर वो डैड का अच्छी तरीके से ख्याल रखे, और बिजनेस मीटिंग के लिए वो आउट ऑफ सिटी चली जाती है। तवन से मिलने के लिए कैट आती है। कैट यहाँ पर तवन को बता देती है कि थेप ने उसे सब कुछ बता दिया है कि किस तरीके से वो अपने डैड की हेल्प करना चाह रही है, और कैट को भी अच्छा लगेगा अगर वो तवन की हेल्प कर सके। आगे तवन कैट को लेकर के अपनी बेस्ट फ्रेंड की मॉम के पास जाती है, जो कि एक डिज़ाइनर है, जहाँ पर तवन अपनी बेस्टी की मॉम से कहती है कि उसे कपड़े तो सिलवाने हैं, बट बॉय के, वो बॉय के कपड़े उन दोनों के लिए अच्छी तरीके से सिलते। आगे दिखाया जाता है तवन और कैट दोनों खुद को बहुत ही अच्छी तरीके से बॉय में कन्वर्ट करना चाह रही थी, जहाँ पर उनकी ट्रेनर उन्हें अच्छी तरीके से ट्रेन करते हैं, और यहाँ पर फाइनली काफ़ी स्ट्रगल के बाद दोनों बॉय का गेटअप ले ही लेते हैं। उन्हें उनके गेटअप में देख करके कोई भी नहीं कह सकता था कि ये दोनों गर्ल हैं। नेक्स्ट सीन में थेप के साथ उसके चारों भाई आते ये देखने के लिए कि तवन ने जो कहा था उसने वो कर दिखाया या नहीं। जहाँ पर वो चारों आपस में बातें कर रहे होते हैं, मुझे लग रहा है कि तवन ऐसा नहीं कर पाई होगी, तो वहीं पर पैट का कहना था मुझे लग रहा है कि उसने कर भी दिखाया होगा। वहीं पर थेप का कहना था कि अगर तवन ने अपने कहने के मुताबिक नहीं किया होगा तो फिर वो उसे वहाँ पर नहीं ले जाएगा। सडनली वहाँ पर दो चोर आ जाते हैं और पैट के हाथों से कार की लेकर के भागने लगते हैं, जिस पर पांचों भाई उन दोनों चोर को पकड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पी का कहना था सब अलग अलग डायरेक्शन में उन्हें पकड़ेंगे तो जल्दी पकड़ पाएंगे, और होता भी ऐसे है। सारे लोग भाग जाते हैं तो वहीं पर पैर छूट जाता है। ओके मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर किसी को भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी तो मुझे याद ज़रूर करना। फाइनली चारों भाई मिल करके उन दोनों चोरों को पकड़ लेते हैं। जब यहाँ पर उनसे की लेने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं और उनके हेड को निकालते हैं, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये तो तवन और कैट है। आगे पाँचों भाई बस तवन और कैट को ही देखे जा रहे थे। सच में तुम तो हमसे भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, हमें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम कैट और तवन ही हो। तुम दोनों ने खुद को बहुत ही जल्दी चेंज कर दिया है,
सच कह रहा हूँ। तब यहाँ पर तवन थेप के पास जाती है। सर, आपने क्या डिसाइड किया? थेप स्माइल करता है और फाइनली उन दोनों को बता देता है कि वो उन दोनों को ले चलने के लिए तैयार है, जिस पर तवन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कैट को भी थैंक्स बोलती है कि कैट की वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया। थेप तवन और कैट की रनिंग स्पीड के बारे में काफ़ी तारीफ करता है, साथ ही ये भी कि उन्हें आगे और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। चिन, जो कि अपने दिल के हाथों काफ़ी मजबूर हो चुका था, वो कैट को देखना चाह रहा था। इसी वजह से उसके घर पर स्वीट लेने के लिए जाता है। स्वीट तो मिल जाती है, बट उसे मालूम पड़ता है कि कैट घर पर नहीं है। थेप ट्रिप को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो नाइट में ही अपनी पैकिंग शैकिंग स्टार्ट कर देता है, जिस पर रुच कहता है, ये पहली ट्रिप आपकी नहीं है, इससे पहले भी आप कई बार गए हैं, लेकिन मैंने कभी भी आपको इतना ज़्यादा खुश नहीं देखा। क्या रीज़न कैट है? थेप रुच से बातें करता है तो वहीं पर तीनों भाई कान लगा करके उन दोनों की बातें सुन रहे थे, जहाँ पर थेप रुच से कहता है, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे घर का तुम्हें ख्याल रखना है। नेक्स्ट मॉर्निंग तवन की मॉम को अपने बिजनेस के रिलेटेड आउट ऑफ सिटी जाना था, तो इसी वजह से वो निकल पड़ती हैं। तवन और उसके डैड सिर्फ अकेले रह जाते हैं। इधर कैट अपने डैड को बता देती है कि थेप के साथ वो किसी ट्रिप पर जा रही है। डैड तो यही सुनकर के काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो कैट को परमिशन दे देते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा कि तुम थेप के साथ अपनी जान पहचान थोड़ी बढ़ाओ। तो वहीं पर राती और विराली को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। डैड, इससे पहले तो कैट कभी भी बाहर नहीं गई, फिर आप उसे कैसे जाने दे सकते हैं? जहाँ पर डैड का कहना था कि कैट अकेले नहीं जा रही है, थेप उसके साथ जा रहा है और मुझे थेप पर पूरा ट्रस्ट है। कैट ने अपने डैड से ट्रिप पर जाने की परमिशन तो ले ली थी, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो बॉय के गेटअप में जा रही है। वो ड्राइवर को तवन के घर पर चलने के लिए कहती है, साथ ही उसे मना भी करती है कि वो इसके बारे में डैड को कुछ भी न बताए। नेक्स्ट मॉर्निंग तवन के डैड निकल पड़ते हैं अपने फील्ड वाले प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो जाने से पहले वो तवन को खुद का ख्याल रखने के लिए कहे जाते हैं। तवन के डैड अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड जिस फील्ड में जाने वाले थे, तो वहीं पर यूनिवर्सिटी के बच्चे विजिट करने के लिए भी जा रहे थे, जहाँ पर जिन सारे स्टूडेंट की प्रेजेंटी ले रहा था, बट वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ जा रहे थे। जिन की प्रेजेंटी लेने पर एक स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही लाउडली बोल देता है। जिन कहता है, मेरे कान प्रॉपरली तरीके से वर्क करते हैं, आराम से बोलो। बस निकलने का टाइम हो चुका था, लेकिन तवन और कैट का दूर दूर तक कहीं भी पता नहीं था। इस पर चिन कहता है, आई थिंक हमें चले जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। अब वो दोनों जाने वाले थे, सडनली पीछे से चिल्लाती हुई तवन और कैट आते हैं, प्लीज़ हमारे लिए भी रुको। जिस पर चिन कहता है, तो क्या ये वही तो स्टूडेंट है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारी स्टूडेंट नहीं है, ये तो साइंस डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है ना, तो इनका उस फील्ड में क्या काम है? तवन और कैट ने खुद को इतनी अच्छी तरीके से बॉय में कन्वर्ट कर लिया था कि चिन भी पहचानने में धोखा खा गया था। यहाँ पर थेप ने तवन और कैट को बॉय के नेम दिए थे, साथ ही उन्हें बॉय की तरह बोलने के लिए भी सजेस्ट किया था। तवन बस में जैसे इंटर करती है, सामने अपने डैड को देख करके डर जाती है और नीचे उतर जाती है। कैट कहती है, नीचे क्यों आ रही हो, चलो अंदर चलते हैं। तवन कहती है, पीछे की डोर से चलते हैं, डैड सामने बैठे हुए हैं। कैट देखती है, तुम सही कह रही हो, पीछे की डोर से चलते हैं। कैट जब पीछे की डोर से इंटर करती है, तो सामने चिन को देख करके वो कुछ नर्वस सा फील करने लगती है। वो एक बॉय के पास बैठती है, जो कैट से कहता है, देखो अगर घोस्ट से तुम्हें कभी डर लगे तो मुझे बता देना, मेरे पास इतनी सारी तावीज़ है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। इधर तवन भी बैठने के लिए सीट ढूंढती है और फाइनली एक मोटू के पास जाकर बैठ जाती है। उस मोटू ने इतनी ज़्यादा जगह ली थी कि तवन को बोलना ही पड़ता है कि थोड़ा सा साइड खसक जाए, लेकिन वो मोटू तो जिद पर अड़ जाता है, मैं नहीं खसकने वाला हूँ, पीछे और भी सारी सीटें खाली है, जाओ बैठ जाओ। और वैसे भी यंग फेस, तुम बहुत ज़्यादा यंग लग रहे हो। यंग फेस वाले बॉय, देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मुझसे फ़ाइट मत करो, अगर मुझसे फ़ाइट करोगे तो अपने मुंह की खाओगे। तवन कुछ टाइम सोचने लगती है, सच में अगर मेरी जगह बॉय होता तो क्या करता। और उसके बाद तवन एक्शन लेती है, उस मोटो को अच्छी तरीके से पुश करती है और उसकी जगह पे खुद बैठ जाती है, जिसे देख करके थेप पीछे से स्माइल कर रहा था। इधर कैट बेचारी चिन को देख करके काफ़ी नर्वस फील कर रही थी, तो चिन कैट को देखता है। पता नहीं क्यों ऐसा रियलाइज़ हो रहा है मानो मैंने इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा है? हाँ, कैट, ये तो बिल्कुल कैट की डुप्लीकेट लग रहा है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? सारे स्टूडेंट बस में बैठ जाते हैं। अब बस अपनी जर्नी स्टार्ट कर देती है। काफ़ी दूर जाने के बाद सारे स्टूडेंट को मौका मिलता है कि वो जा कर के फ्रेश हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो ट्रैवलिंग कर रहे थे। बॉयज़ तो बॉयज़ ही होते हैं, फटाफट वो सब लोग फ्रेश होने लगते हैं। तो वहीं पर तवन और कैट बेचारी काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि हम लोग कैसे फ्रेश होंगे। जहाँ पर तवन कैट से कहती है, हम ज़रा दूर जाते हैं। तवन और कैट बॉयज़ की टीम से थोड़ा दूर जा रहे होते हैं, जिस पर बूम बोल पड़ता है, ओए यंग फेस, कहाँ जा रहा है तू? तब यहाँ पर थेप तवन और कैट की हेल्प करता है। वो बूम से कहता है कि अगर वो फ्रेश हो चुका है तो वो बस में बैठ जाए, अदरवाइज़ अगर उसने किसी को परेशान किया तो उसे यहीं पर ही छोड़ दिया जाएगा। आगे सारे लोग फ्रेश हो चुके थे, बस इंतज़ार था तो तवन और कैट का। दोनों दौड़ते हुए फटाफट बस में चढ़ जाते हैं। तो वहीं पर बूम तवन का मजाक उड़ाता है, और यंग फेस,
तेरी बॉडी से स्मेल आ रही है। तब तवन बुम से कहती है, मुझे लग रहा है ये स्मेल मेरी बॉडी से नहीं तुम्हारी बॉडी से आ रही है। क्यों? बुम, तू नहाता नहीं है? जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट बुम पर हंसने लगते हैं। बुम उन्हें शांत होने के लिए कहता है, तो वहीं पर थेप उन लोगों को साइलेंस करवाता है। कई घंटों की ट्रैवलिंग के बाद फाइनली सारे स्टूडेंट विलेज के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही उनका बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम किया जाता है। चिन, जो कि सारे स्टूडेंट को लाइन बाय लाइन नीचे उतार रहा था, तो वहीं पर थेप देखता है कि तवन और कैट दोनों तो घोड़े बेच के सो रहे हैं। थेप उनके पास जाता है, तवन, कैट उठ जाओ। इस तरह थेप के बुलाने पर दोनों भूल जाते हैं और दोनों गर्ल की वॉइस में बात करने लगते हैं, जिस पर बुम उठ जाता है, हाँ यहाँ पर कोई गर्ल थी क्या? मैंने अभी अभी जस्ट यहाँ पर किसी गर्ल की वॉइस को सुना है। पीछे से चिन भी आ जाता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने गर्ल की वॉइस को सुना है। तब यहाँ पर तवन सिचुएशन को हैंडल करती है और वो बुम से कहती है, अगर यहाँ पर कोई गर्ल नहीं है तो गर्ल की वॉइस इट मीन्स बुम तुम समझ रहा है ना कि तेरे पीछे। जिस पर बुम कहता है, ओ माय गॉड, क्या घोस्ट, और चिल्ला करके भाग जाता है। बुम को परेशान करके तवन को काफ़ी मज़ा आ रहा था, वो स्माइल करी थी। तब यहाँ पर थेप तवन और कैट से कहता है कि उनकी ज़रा सी लापरवाही उनकी सच्चाई सबके सामने खोल कर रख सकती है, उन्हें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। सारे स्टूडेंट को एक प्लेस पर कलेक्ट किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि वो जल्दी से फ्रेश हो जाएं, खा लें और रेस्ट कर लें, उसके बाद वो अपनी विजिटिंग के लिए यहाँ से जाएंगे। जिस पर थेप कहता है, तवन और कैट वो लोग गेस्ट हाउस में रहेंगे। जिस पर चिन वॉज लाइक, क्यों, ये स्टूडेंट नहीं है क्या? इन्हें सेपरेट प्लेस क्यों मिलनी चाहिए? तब थेप कहता है, एक्चुअली ये मेरी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, दैट्स वाई। तवन और कैट चाहती थी कि बॉयज़ से पहले वो फ्रेश होकर के वहाँ से चली जाएं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता क्योंकि वहाँ पर बुम जो आ जाता है। बुम को ओपन बॉडी देख करके दोनों शाय फील करने लगती हैं और बिना बात लिए वहाँ से भागने लगती हैं। और इस भागने के चक्कर में बाय मिस्टेक वो थेप और चिन से टकराने वाले थे, लेकिन खुद को संभाल लेते हैं। यहाँ पर चिन उन दोनों से कहता है, क्यों, तुम दोनों को बात नहीं लेना है, फ्रेश नहीं होना है? जिस पर तवन और कैट का कहना था, हम लोग बाद में बात ले लेंगे, अभी हमारा मूड नहीं है। उन दोनों के जाने के बाद चिन थेप से कहता है, एक बात बोलूं, तुम्हारे स्टूडेंट बॉयज़ होने के बाद भी कितना ज़्यादा शाय फील करते हैं। अब जबकि तवन और कैट दोनों गर्ल्स हैं तो दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से कुकिंग करनी आती है। दोनों सारे बॉयज़ के लिए बहुत सारे फूड प्रिपेयर कर देती हैं, वो भी कुछ ही टाइम में। सारे बॉयज़ खाने की टेबल पे थे और खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। सही मौका पा करके तवन और कैट दोनों बात लेने लगती हैं। जहाँ सारे बॉयज़ फूड एंजॉय कर रहे थे तो यहाँ पर दोनों गर्ल्स अपने बात को एंजॉय कर रही होती है। और इधर थेप को दिखाया जाता है जो तवन और कैट की रखवाली कर रहा था ताकि वहाँ पर कोई बॉयज़ न जाने पाए। आगे कैट बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। तवन उससे पूछती है, क्या बात है, तुम परेशान दिखाई दे रही हो? कैट कहती है, तुम्हारे अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई? अगर तुम्हारे डैड को तुम्हारे बारे में पता चला तो फिर? अब जहाँ कैट और तवन एक दूसरे से बातें कर रही थी तो वहीं पर चिन गर्ल्स की वॉइस सुन करके काफ़ी डरा हुआ था। यहाँ पर गर्ल्स है ही नहीं तो कहाँ से गर्ल्स की वॉइस आ रही है? इस चक्कर में वो थेप की भी नींद को बर्बाद कर देता है। थेप, मुझे गर्ल्स की वॉइस आ रही है। थेप कहता है, मुझे तो नहीं आ रही है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि तुमने प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ली है, चलो सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ चिन अभी शावर लेने के लिए जा रहा था तो वहीं पर वो थेप को देखता है। थेप तो फुल रेडी शेडी हो चुका था। चिन कहता है, थेप इतनी मॉर्निंग में कहीं जा रहे हो? तब थेप कहता है, हाँ मार्केट जा रहा हूँ कुछ वेजिटेबल्स को बाय करने के लिए, तुम्हें चलना है क्या? चिन कहता है, नहीं। इधर थेप को दिखाया जाता है जो कि मार्केट जाता है, लेकिन साथ ही तवन और कैट को भी लेकर जाता है। तवन यहाँ पर वेजिटेबल सेलर से वेजिटेबल लेती है एंड उसके बाद वो उसे अमाउंट देने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वेजिटेबल सेलर गर्ल को दिखाया जाता है जिसे पहली नज़र में तवन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इतना हैंडसम बंदा आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा, जबकि वो नहीं जानती है कि इस लड़के के पीछे एक ब्यूटीफुल सी लड़की छुपी हुई है। वेजिटेबल लेने के बाद थेप तवन और कैट से कहता है कि वो नेक्स्ट टाइम अपनी रियल वॉइस में एक दूसरे से बातें ना करे, क्योंकि कल चिन को उन पर डाउट हो गया था, लेकिन कैसे भी सिचुएशन को उसने हैंडल कर लिया। इधर तवन के डैड जो कि अपने बिजनेस के रिलेटेड काम कर रहे थे तो उन्हें अजीब सा लगता है। आगे तवन के डैड के गार्ड को दिखाया जाता है जो एक बंदे पर गन ताने हुए था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके बॉस को हर्ट ना कर दे, लेकिन बाद में गार्ड्स को मालूम पड़ता है कि वो तवन के डैड के बिजनेस पार्टनर की तरफ से है। एक सीन में थेप और चिन दोनों ही अपने सारे स्टूडेंट को एक बहुत ही यूनिक प्लेस पर लेकर आए हुए थे विजिटिंग के लिए, जहाँ की इन्फॉर्मेशन सारे स्टूडेंट को कलेक्ट करना था। तो वहीं पर चिन का कहना था कि सारे स्टूडेंट यहाँ की पहले सफाई करेंगे और बॉयज़ को ग्रास कट करने का काम मिलता है। सारे बॉयज़ अपने अपने काम पे तो लगने के लिए तैयार थे, लेकिन बुम का कहना था वो ये काम नहीं करेगा, लेकिन लास्ट तक उसे भी मानना पड़ता है। साथ ही उसे बहुत ज़्यादा जेलिसी हो रही थी कि वो यंग फेस वाला लड़का कोई काम क्यों नहीं कर रहा है। इधर थेप के चारों ब्रदर्स को दिखाया जाता है जब थेप और कैट के ही रिलेटेड बस बातें किए जा रही होती है कि ट्रिप पे वो लोग कितना ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे होंगे ना। आई थिंक हमें लगता है कि हमें भी चलना चाहिए।
तो वहीं पर रुच का कहना था कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। घर पर डैड के ना होने की वजह से राधी और विराली दोनों आपस में प्लानिंग करते हैं। अब डैड जो कि घर पर नहीं है तो क्यों ना हम अपने अपने पार्टनर से मिलने के लिए चले। इधर चिन की टीम में कैट भी आई हुई थी। चिन ऑब्जर्वेशन करता है एंड उसके बाद वो कैट को नोट डाउन करने के लिए कहता है और कैट वैसा ही करती है। चिन कैट को इस वजह से नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि कैट ने एक तो बॉय का लुक लिया, अपनी आवाज़ को भी चेंज करके बात कर रही थी और अपना नाम भी तो उसने चेंज कर लिया था। बट यहाँ पर चिन को दिखाया जाता है जो कैट की काफ़ी तारीफ़ें करता है उसी के सामने कि वो एक ऐसी लड़की को जानता है जो कि कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है और उसे डिज़र्ट बनाना तो बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। फर्स्ट टाइम किसी बॉय से अपनी तारीफ़ सुन करके कैट बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी। और इधर थेप को दिखाया जाता है जो कि सारी चीज़ों को फ़ोटो क्लिक कर रहा था। तो तवन को आते हुए देख करके वो उसकी फ़ोटोज़ को क्लिक करने लगता है। थेप तवन से कहता है, देखो मैं तुम्हें पहले बता दूँ, ये प्लेस तुम्हारे लिए न्यू है, तो इसी वजह से बिना मुझे बताए यहाँ से तो कहीं पर भी जाना नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे इन्फॉर्म करके जाना। तवन कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कहीं उसकी सच्चाई सारे लोगों के सामने ना आ जाए। तो वहीं पर थेप उसकी हेल्प करता है। थेप तवन से कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम बहुत ही स्मार्ट हो और बहुत जल्दी तुमने सब कुछ सीख लिया है। और यहाँ पर बुम जो कि उन दोनों की बातें सुन रहा था, ये थेप सर इस यंग बॉय से इतना ज़्यादा क्यों चिपक रहे हैं? आखिर बात क्या है? इसे काम क्यों नहीं दे रहे करने के लिए? सारा का सारा काम क्या मुझे अकेले ही करना पड़ेगा? थेप अपने डैड को जंगल की तरफ जाते हुए देखती है। देन वो भी अपने डैड को फॉलो करने लगती है और थेप तवन को देखकर उसे फॉलो करने लगता है। आगे चल करके तवन का पैर स्लिप होता है और वो नीचे धड़ाम से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका विग भी उसके सर से हट जाता है। बाद में रियलाइज़ होता है, वो फटाफट अपना विग ढूंढती है। विग के गिरने के चक्कर में तवन अपने डैड पर फोकस करना छोड़ देती है और बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि उसके डैड कहीं नहीं नजर आ रहे। थोड़ी ही देर में तवन को रियलाइज़ होता है कि वो तो जंगल में रास्ता भूल चुकी है, अब वो किस रास्ते से जाए। अब वो बहुत ज़्यादा डरी और सहमी सी हुई रहती है। तवन चिल्लाती उससे पहले थेप आकर के उसके माउथ पर अपना हाथ रख देता, बस चिल्लाओ मत, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं यहीं पर हूँ ना। तवन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और थेप को सडनली हक कर लेती है। थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए। तुम्हें मालूम है अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ? मैं रास्ता भटक गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं मैं यहाँ से निकल भी पाऊँगी कि नहीं। थैंक गॉड सर तुम आ गए। और इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब तवन थेप और उसके चारों भाइयों के साथ गेम खेला करती थी तो चारों तो छुप जाते थे। तवन किसी को ढूंढ नहीं पाती थी तो रोने लगती थी, तो यहाँ पर हमेशा थेप उसकी मदद करता था। अब प्रेजेंट में थेप तवन से कहता है, मना किया था ना कि मुझे बिना बताए कहीं पर भी जाना नहीं, ये प्लेस तुम्हारे लिए न्यू है, लेकिन हाँ याद रखना नेक्स्ट टाइम कहीं पर भी जाओगी मुझे इन्फॉर्म करके जाना। जिस पर तवन कहती है, सर सच में नेक्स्ट टाइम मैं कहीं पर भी जाऊँगी आपको इन्फॉर्म किए बगैर तो कहीं नहीं जाऊँगी, आप रहेंगे तो मैं रास्ता नहीं भटकूँगी। इधर तवन और थेप को काफ़ी टाइम हो जाता है। कैट इंतज़ार कर रही थी। चिन आता है और कैट से कहता है, मुझे लग रहा है कि वो दोनों निकल चुके होंगे, एक काम करो तुम मेरे साथ चलो, आफ्टर ऑल अभी वहाँ जाने के बाद भी मुझे कुकिंग भी तो करनी है ना, जल्दी चलो। कैट चिन के साथ जाती है। आगे चिन कहता है, मुझे ही पूरा खाना अकेले बनाना पड़ेगा, जिस पर कैट कहती है, मुझे भी कुकिंग आती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। चिन कहता है, क्या सच में? मुझे तो लगा था कि मुझे अकेले बनाना पड़ेगा, बट अब तुम यहाँ पर हो, चलो मिलजुल करके काम करते हैं, काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जिस पर कैट कहती है, एक काम करो तुम ये इन वेजिटेबल्स को कट कर दो, बाकी अदर्स काम मैं कर लेती हूँ। चिन सरप्राइज हो जाता है, इतने कम एज में तुम्हें सब कुछ करना आता है। वो बाहर जाता है तो वहाँ पर वो कैट को इमेजिन करने लगता है कि मानो कैट उसके लिए कुकिंग करती है, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है नहीं ये तो कैट नहीं बल्कि कैट के जैसे दिखने वाला वो बॉय है। कैट चिन से कहती है, क्या कुछ प्रॉब्लम है? चिन कहता है, नहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम काम करो। मुझे क्या हो गया है? मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ? आखिर उस बॉय में मैं कैट को कैसे देख सकता हूँ? नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? थोड़े ही टाइम में कैट ने बहुत कुछ कुक कर दिया था, जिसे देख करके चिन काफ़ी शॉक में था। यंग बॉय, क्या सच में तुम्हें इतना सब कुछ आता है? वो उसके फेस को टाइटली पकड़ लेता है। चिन की इस तरीके से अचानक से पकड़ने की वजह से कैट ब्लश करने लगती है। चिन कहता है, ओए यंग बॉय, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे चीक इतने रेड रेड क्यों हो गए हैं, मानो टमाटर की तरह। अब वो उसके फेस को बस देख ही जा रहा होता है और अचानक से ऐसा रियलाइज़ होता है कि मानो उसके सामने कैट है, बस वो उसे देख ही जा रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर में उसे रियलाइज़ होता है वो ये क्या कर रहे हैं, वो अपने स्टूडेंट के साथ ये सब कैसे कर सकता है, इसके बारे में वो इमेजिन भी नहीं कर सकता है, और आफ्टर ऑल वो तो एक बॉय भी है। सही टाइम पर तवन आ जाती है, जिसकी वजह से चिन को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन आगे चिन बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, भला मैं एक बॉय होकर के किसी बॉय में कैसे इंटरेस्ट ले सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है, बस मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कैट को उसमें क्यों इमेजिन कर रहा हूँ? तो वहाँ पर थेप आ जाता है। चिन
कोई बात है क्या? तो तुम इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हो? चिन कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली मैं ज़रा बॉयज़ को बुलाने के लिए जा रहा था खाना खाने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया है ना। इधर पैट को अपने सर्वेंट के थ्रू बैड न्यूज़ मिलती है कि राती और विराली दोनों आए हुए हैं और हॉल में बैठे हैं, वो ग्रैंड माँ से मिलना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से पैट परेशान हो जाता है। अब मैं क्या करूँ, ये दोनों साइको फिर से आ गई हैं। और यहाँ पर राती और विराली को दिखाया जाता है, जो दोनों ही पैट और पी से मिलने के चक्कर में ग्रैनी का बहाना करके आती हैं कि वो ग्रैनी को स्वीट देने के लिए आई हैं। और यहाँ पर चारों लड़के काफ़ी परेशान हो रहे थे। ये दोनों लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा पकाऊ हैं, बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, हमें इनसे नहीं मिलना है, लेकिन सिचुएशन को किसी भी तरीके से हैंडल करना था और उन दोनों को ग्रैनी से भी नहीं मिलने देना था। तो फिर क्या, तीन भाई बाहर निकल आते हैं जो राती और विराली को रोकने का काम कर रहे थे। राती का कहना था कि वो यहाँ पर ग्रैनी से मिलने के लिए आई है और उनके लिए स्वीट लेकर आई है। तब पैट कहता है नहीं नहीं, ग्रैनी से तो नहीं मिल पाओगे क्योंकि ग्रैनी है ही नहीं घर में, वो थोड़ा सा मार्केट के लिए गई हैं। जिस पर राती और विराली का कहना था हम वेट कर लेंगे, ग्रैनीज आएंगी, हम उनसे मिल लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। और इधर रुच ग्रैनीज को बाहर ही नहीं जाने दे रहा था ताकि वो राती और विराली को ना देख सके। यहाँ पर रुच झूठ बोलता है, ग्रैंड माँ मैं सच कह रहा हूँ, आज थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू है, मैंने पढ़ा था, आप थोड़ी टाइम बाद निकलिए। तब वहाँ पर लिया जाता है, लेके आने की वजह से रुच समझ जाता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है। देन उसके बाद वो ग्रैंड मास को कहता है आप लोग चले जाइए, आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं ना। आगे रुच लेग से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सिचुएशन अंडर कंट्रोल में आ गई। और इधर पैट और पी ना चाहते हुए भी राती और विराली को मूवी के लिए लेकर जाते हैं। इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, लेकिन इस सिचुएशन को संभालने के लिए पैट और पी को ही बकरा बनाया था। उसने कहा कि राती और विराली को वो दोनों मूवी दिखाने के लिए लेकर जाए, आज का वेदर काफ़ी अच्छा है। और इधर चिन बेचारा, वो तो बस कैट के ही बारे में सोच सोच करके परेशान हुए जा रहा था कि भला वो कैट की वजह से किसी लड़के में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, कहीं इस चक्कर में वो पागल ना हो जाए। कैट तवन को चिन की कंडीशन के बारे में बताती है, साथ ये भी कि अगर वो चिन के सामने ज़्यादा आएगी तो कहीं चिन को उन दोनों की सच्चाई के बारे में पता न चल जाए, इसी वजह से वो चिन से दूर रहने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग थेप तवन और कैट को जब मार्केट लेके जा रहा था तब वहाँ पर पीछे से चिन भी आ जाता है। चिन का कहना था मैं भी तुम्हारे साथ मार्केट जाना चाहता हूँ। थेप चिन को ड्राइव करने के लिए कहता है और खुद पीछे बैठने के लिए कहता है जहाँ पर तवन थी। तो वहीं पर बेचारी कैट की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी चिन के साथ बैठने की वजह से। वो कहती है नहीं मैं बैक साइड पे जा कर के बैठ जाऊँगी। तब थेप कहता है नहीं तुम वहाँ पर अनकम्फर्टेबल फील करोगे, तुम यहीं पर ही बैठो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। और खुद तवन के पास बैठ जाता है। और इन चारों की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। यह है सैम जो कि तवन के डैड का बिजनेस पार्टनर है। बिजनेस पार्टनर तो वो सिर्फ नाम के लिए, एक्चुअल में वो तो तवन के डैड के दुश्मन से ही हाथ मिला बैठा है। इसका नाम रिक है। रिक और सैम अब दोनों मिल करके तवन के डैड का बिजनेस बर्बाद करने का सोचते हैं। मूवी से वापस आने के बाद पैट और पी दोनों लेग पर भड़के हुए थे। क्या ज़रूरत थी इतनी घटिया प्लानिंग करने के लिए? उन दोनों लड़कियों को बर्दाश्त करना हम दोनों के बस की बात नहीं है, दोनों साइको थी। तब यहाँ पर लेक कहता है वैसे मैंने ये सब कुछ हम सबके भले के लिए किया था, अगर वो ग्रैनी से मिलते तो ज़्यादा टाइम तक रहती, बेटर था ना, तुम लेकर चले गए और मामला यहीं पर ही रफा दफा हो गया। बट पैट और पी की वार्निंग की वजह से लेक सॉरी बोलता है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। नाइट में चिन कैट से मिलने के लिए आता है। कैट उसे देख लेती है और फटाफट विंडो के बाहर छुप जाती है। नहीं, किसी भी कंडीशन में मुझे चिन के सामने नहीं जाना है। चिन आता है और तवन से पूछता है क्या हुआ, वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं दिख रहा है, कहाँ गया है? जिस पर तवन कहती है एक्चुअली वो बाहर ही गया है, किसी काम में बिजी होगा, आपको बाहर जाना चाहिए। चिन कहता है मुझे उससे कुछ बात करनी थी और वहाँ से चला जाता है। जब कैट देखती है कि चिन जा चुका है तब वो तवन की हेल्प से विंडो से वापस रूम में आती है। अभी ये दोनों चिन के बारे में बातें कर रही थी, तभी उन्हें सैम की वॉइस सुनाई देती है। फॉलो करने पर उन्हें मालूम पड़ता है कि सैम यहाँ पर पैसों के रिलेटेड झोल-झाल करने वाला था और उसका कहना था कि पैसों से वो कुछ भी कर सकता है। थेप की थ्रू तवन को मालूम पड़ चुका था कि सैम उसी के डैड का बिजनेस पार्टनर है, उसके डैड के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इस बात पर वो काफ़ी आर्ग्यूमेंट करती है सैम से। और पीछे से ये सब कुछ डम सुन रहा था। डम फटाफट दौड़ते हुए सीधा जाता है थेप के पास। थेप सर, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है, आपको आना पड़ेगा। थेप बिना टाइम वेस्ट किए फ़ौरन डम के साथ वहाँ आ जाता है जहाँ पर वो लोग मिल करके बस तवन को हर्ट करने ही वाले थे, लेकिन सही टाइम पर थेप के आ जाने की वजह से वो लोग तवन को हर्ट नहीं कर पाते हैं। थेप सैम को वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसी कोई हरकत ना करे जिसकी वजह से उसके स्टूडेंट किसी प्रॉब्लम में आ जाए, नहीं तो वो सैम के खिलाफ भी कोई एक्शन ले सकता है। वो उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि वो तवन के डैड के बिजनेस पार्टनर हैं। डम उस वक्त कुछ नहीं बोल रहा था, बस पीछे खड़ा सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था। और नेक्स्ट दिन में वो अपने फ्रेंड्स को बताता है मैं सच कह रहा हूँ, थेप सर और यंग फेस के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था वो बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहला रहे थे, उसकी चीक को टच कर रहे थे, ज़रूर समथिंग वेंट रॉन्ग। और ये सारी बात पीछे से चिन भी सुन लेता है।
चिन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसे भी कुछ अजीब लगता है। पूरा टाइम विग लगाने की वजह से तवन को इचिंग होने लगी थी। इसी वजह से कुछ टाइम के लिए वो अपने विग को रिमूव कर देती है। डोर नॉक होता है जिसकी वजह से परेशान हो जाती है तवन कि वो क्या करे, लेकिन सही टाइम पर वो अपना विग लगा लेती है। डोर ओपन होने पर मालूम पड़ता है कि थेप है, जिस पर तवन कहती है मैं तो डर गई थी, मुझे लगा कोई और है। तवन थेप को थैंक्स बोलती है सही टाइम पर उसकी हेल्प करने के लिए। साथ ही ये भी कि पता नहीं क्यों उसे सैम पर कुछ डाउट हो रहा है। समथिंग वेंट रॉन्ग उसके मैटर में, कुछ ना कुछ तो गलत है। तब थेप तवन से कहता है तवन आई थिंक तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। मैं उन्हें काफ़ी टाइम से जानता हूँ, तुम्हारे डैड के अच्छे बिजनेस पार्टनर है और वैसे भी उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए उन्होंने सॉरी बोल दिया है और मैंने भी तो उन्हें समझा दिया कि नेक्स्ट टाइम वो स्टूडेंट से इस तरीके की हरकतें ना करें। तवन अभी भी अपसेट थी। थेप उसके सर पे हाथ रखते हैं। ओहो तुम आजकल बहुत ज़्यादा सोचने लगी हो, रात काफ़ी हो चुकी है, जाओ सो जाओ। चिन की गलत टाइम पर एंट्री होने की वजह से वो सिचुएशन को गलत तरीके से समझने लगता है। प्रोफेसर थेप और इस लड़के के बीच में कुछ चल रह गया। वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। चिन वहाँ से जाने लगता है। नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, इतनी रात गए, आफ्टर ऑल मुझे सोने के लिए तो उधर ही जाना है ना। हिम्मत करता हूँ। ओह थेप तुम यहाँ पर, आज वेदर बहुत ही ज़्यादा हॉट है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। एंड बाय द वे तुम और ये स्टूडेंट यहाँ पर क्यों? तब थेप कहता है एक्चुअली मैं इसे होमवर्क के रिलेटेड कुछ समझा रहा था। चिन कहता है ओह होमवर्क के रिलेटेड, ओके देन कंटिन्यू। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतना ज़्यादा कि मेरे हाथों से भी पसीने निकल रहे हैं। एक्चुअली आई थिंक मुझे लग रहा है कि मुझे जाकर के बात लेना चाहिए। और लड़खड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ पर तवन कहती है थेप सर अभी कुछ देर पहले आपने कुछ नोटिस किया चिन सर के रिलेटेड? उनकी हरकतें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो रही है। थेप स्माइल करता है। तवन और कैट दोनों बातें कर रहे थे और कैट के थ्रू यहाँ पर तवन को मालूम पड़ता है कि दोनों फैमिलीज़ की प्रॉमिस की वजह से थेप और कैट फ्यूचर में एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। तो वहीं पर कैट का कहना था शायद वो थेप के लिए अच्छी वाइफ नहीं बन सकती है। तब यहाँ पर तवन रीज़न पूछती है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्योंकि तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और प्रिटी भी हो। तब यहाँ पर कैट कहती है क्योंकि थेप उससे ज़्यादा अच्छा है और वो कहीं ना कहीं कैट से भी अच्छी लड़की डिज़र्व करता है, क्योंकि कैट को तो थेप के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, ना ही उसकी लाइक्स और ना ही डिसलाइक्स, जबकि तवन उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसे सब कुछ मालूम है। चिन रूम में तो आ जाता है लेकिन उसके माइंड से थेप और तवन की बातें और स्माइल और साथ ही डम की बातें तो बिल्कुल भी जा नहीं रही थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि थेप उस यंग फेस से? नहीं मैं ऐसा कैसे सोच रहा हूँ। थेप के आने पर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। एक्चुअली मैं बात लेने के लिए जा रहा था और मैं फ़र्स्ट जाऊँगा। जिस पर थेप कहते हैं हाँ तुम ही फर्स्ट जाओ, मैंने कौन सा मना किया है। चिन डरते हुए वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर थेप कहते हैं हाँ तवन ने बिल्कुल सही कहा, चिन की हरकतें बहुत ज़्यादा अजीब लग रही हैं। बेचारे थेप को तो रात में नींद नहीं आती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक लड़का एक लड़के से प्यार करे? लड़का लड़की करते हैं तो वो तो समझ में आता है, लेकिन लड़का लड़का करे, मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ पर थेप चिन को देखे जा रहा था कि आखिर ये सो क्यों नहीं रहा है, हमेशा करवटें ही बदल रहा है। तब यहाँ पर चिन डरते हुए थेप की तरफ देखकर सडनली उठकर बैठ जाता है। क्या 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 हुआ, तुम सोए नहीं थे अभी तक? तब थेप कहता है क्योंकि तुम नहीं सोए, काफ़ी टाइम से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ। चिन डर जाता है हाँ तुम मुझे देख रहे हो, लेकिन मुझे क्यों देख रहे हो, मुझ में ऐसा क्या देख लिया? थेप कहता है काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हो, सोना नहीं है क्या, मॉर्निंग में जल्दी उठना है ना? चिन डरते हुए कहता है हाँ ठीक है ना, तो तुम पहले सो जाओ ना, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। सो जाओ तुम, वैसे भी तुम्हें तो पहले उठना रहेगा ना शावर लेने के लिए, तुम सो जाओ, मैं बाद में सो जाता हूँ। थेप तो सो जाता है। चिन डरते रहता है इतनी रात गए, अगर थेप ने मेरे साथ कुछ किया मैं तो चिल्ला भी नहीं सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ कहीं मेरी इज्जत न लूट जाए। इस चक्कर में चिन बेचारा पूरी रात नहीं सो पाता है। नेक्स्ट डे सारे स्टूडेंट्स को एक टेम्पल को विजिट करने के लिए जाना था, तो वहीं पर डम फुल स्पाई बना खड़ा था। अब देखता हूँ यंग फेस तो मेरी नज़रों से कैसे बचता है। डम को उसके फ्रेंड बुलाते हैं जल्दी करो टाइम हो रहा है। तब डम कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, पहले मैं पता लगा कर रहूँगा। और यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से कहता है मैं सच कह रहा हूँ, थेप सर और यंग फेस के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, वो पता लगाना पड़ेगा और वो मैं पता लगा कर रहूँगा, तुम इसमें हेल्प कर रहे हो या नहीं? उसके फ्रेंड मना करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, जिसकी वजह से डम को भी वहाँ से जाना पड़ता है। अब यहाँ पर सारे लोग जाने वाले थे, तभी थेप आ जाता है, तवन उसके साथ थी, जिस पर डम कहते हैं देख रहे हो ना, देखो मैं सही कह रहा हूँ। तब यहाँ पर थेप कहता है क्या बात है डम, तुम्हें कुछ कहना है? इस पर हाँ सर मुझे कुछ कहना है ना, गुड मॉर्निंग। सारे स्टूडेंट बस डम का फेस देखने लगते हैं, कितना डरपोक है। थेप सर के सामने इसका सिटी पिटी गुल हो जाती है। चीन को अपनी तरफ आते हुए देख करके बेचारी कैट की तो सिटी पिटी गुल हो जाती है। बस किसी भी कंडीशन में वो चीन से बच सके, इसी वजह से वो बॉयज़ के साथ जीप में चली जाती है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। तो वहीं पर चीन कहता है 1 मिनट रुको, मुझे भी साथ में चलना है क्योंकि मैं लेट नहीं होना चाह रहा हूँ। और ये कहकर जहाँ कैट बचना चाह रही थी तो वहीं चीन के सामने ही उसे बैठना पड़ता है
और बेचारी तवन भी कुछ भी हेल्प नहीं कर रही थी। तवन को इस तरीके से परेशान होता हुआ देख करके थेप उससे पूछ ही लेता है कि क्या बात है। इधर कैट और चिन दोनों ना ही पूरे रास्ते एक दूसरे को देखते हैं और ना ही कोई बात होती है उन दोनों के बीच में। थेप के पूछने की वजह से तवन बता देती है एक्चुअली कैट को डाउट हो रहा है कि चिन सर कहीं उसे पहचान न ले, इसी वजह से तो वो उनसे दूर रहने की कोशिश करती है। तब थेप तवन से कहते हैं अगर कोई ऐसी बात थी तो मुझे बताना तो चाहिए था, मैं सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करता। यहाँ पर बातों ही बातों में तवन थेप से कहती है मुझे मालूम पड़ा है कि आपकी और कैट की फ्यूचर में शादी होने वाली है। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि कैट आपके लिए बेस्ट लड़की रहेगी और आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है कि वो आपकी वाइफ बनने के लायक है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे फ्यूचर में। जिस पर थेप स्माइल करने लगता है किट्टो तुम्हें इन सारी चीज़ों में इतनी नॉलेज कब से हो गई, कब से तुम इतनी ज़्यादा समझदार हो गई हो। तब तवन कहती है बस थेप सर नेक्स्ट टाइम आप मुझे किट्टो मत बोलो क्योंकि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ ना, आप देख रहे हो ना। जिस पर थेप स्माइल करने लगता है हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, तुम्हारी बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि तुम कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई हो और कितनी ज़्यादा समझदार भी हो गई हो। यहाँ पर तवन थेप से पूछती है कि उसे कैट के बारे में कितनी नॉलेज है, जहाँ उसे मालूम पड़ता है कि थेप तो कैट के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, ना ही उसके लाइक्स ना ही डिसलाइक। तवन थेप से कहती है हम जिससे प्यार करते हैं उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उसके लाइक्स क्या है, उसके डिसलाइक क्या है। जिस पर थेप तवन के बारे में कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बात करता है। तवन स्माइल करती है हाँ कुछ इसी तरीके से आपको भी कैट के बारे में जानना चाहिए। विजिटर वाली प्लेस पर पहुंचने के बाद कैट फटाफट चिन से दूर होना चाह रही थी, तो वहीं पर चिन कैट से कहता है कि उससे कुछ बात करनी है। कैट जा चुकी थी, जिस पर डम कहता है सर आपको कुछ मुझसे बोलना है, आप मुझे बोल दीजिए, मैं आपका मैसेज कैट तक पहुंचा दूंगा। चिन उसे अपने वॉक पर फोकस करने के लिए कहता है। इधर थेप और तवन एक साथ विजिटिंग वाली प्लेस पर जा रहे थे, तो बीच में जीप रोक करके थेप वहाँ से दूर जाने लगता है। तवन उसे रोकती है कहाँ जा रहे हो सर, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो बस से ट्रैवल कर रही थी तब उसने बॉयज़ को फ्रेश होते हुए देखा था। वो डर जाती है ओह अच्छा ये मैटर है, आई थिंक मुझे थोड़ा सा शांति से बैठना चाहिए। इधर बेचारी कैट जो चिन से खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी और चिन से दूर दूर रहने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं पर चिन उसे ढूंढे जा रहा था कि ये बॉय कहाँ जा रहा है और इसे फॉलो करता है। चिन के पीछे ही कैट छुपी हुई थी बट वो नहीं देख पाता है। काफ़ी टाइम के बाद थेप वहाँ पर आता है और उसके हाथों में फ्लावर्स थे जो तवन के लिए थे। तवन उन फ्लावर्स को देख करके स्माइल करने लगती है और थेप से पूछती है कि उसने कब फ्लावर्स को अरेंजमेंट करने के बारे में सीखा। तब थेप कहता है जब मैं इंग्लैंड में स्टडी के लिए गया था ना, बस वहीं पर मैंने सीखा, और स्माइल करने लगता है। तब तवन कहती है हमेशा आप मुझे किड्डो समझ करके मजाक करते रहते हैं, आपने ये सब कुछ नहीं सीखा है। थेप कहता है ऑब्वियसली इंग्लैंड में अपनी स्टडी के लिए गया था ना, तो स्टडी तो करूँगा ना। ये फ्लावर्स अरेंज करना बस मैंने रैंडमली सीख लिया था, क्या तुम्हें पसंद आया? तवन कहती है ये फेवरेट है मेरे, तो ऑब्वियसली मुझे तो पसंद आएंगे ना, लेकिन आप कैट के लिए भी लेते तो उसे भी अच्छा लगता है। और विजिटिंग वाली प्लेस पर जब कैट के हाथों में फ्लावर्स देखता है डम, तब वो अपने फ्रेंड्स से बातें करने लगता है। देख रहे हो ना मैं सच कह रहा हूँ, तुम लोग मुझे सपोर्ट करो इस यंग फेस के बारे में जानने के लिए। तो कैट कहीं देख न ले इस वजह से वो लोग छुप जाते हैं। कैट के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी कि फाइनली चिन से उसका पीछा तो छूटा, और यहाँ पर चिन बस उसे ही ढूंढे जा रहा था। इस ढूंढने के चक्कर में एक बार फिर से वो डम की बातें सुन लेता है, एंड ऑब्वियसली वो बातें थेप और तवन के ही रिलेटेड थी। इधर कैट अब बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन सडनली कोई पीछे से उसे टाइटली पकड़ लेता है और बाद में मालूम पड़ता है कि वो चिन है जिसने उसे पकड़ लिया है। बस बहुत हो गया है, मुझे कुछ कन्फ्यूज़न है, बस उसे क्लियर करना है, एंड आई थिंक वो तुम कर सकती हो। कैट कहती है कन्फ्यूज़न, बताइए प्रोफेसर चिन। तब यहाँ पर चिन कैट से कहता है मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, तुम्हारा जो फ्रेंड है क्या उसकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है क्या? कैट शॉक में हाँ चिन प्रोफेसर आप ये क्या कह रहे हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है उसके लाइफ में तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब चिन कैट से कहता है एक मिनट ज़रा सोच समझ कर मुझसे बोलो, क्या तुम्हारा वो फ्रेंड किसी को लाइक करता है, कोई गर्ल या फिर कोई बॉय? जिस पर कैट भी चिन को ही देखने लगती है। चिन कहता है मेरी तरफ इस तरीके से मत देखो, बस मुझे बताओ क्या तुम्हारा फ्रेंड किसी बॉय में इंटरेस्टेड हो सकता है? जिस पर कैट मना करती है प्रोफेसर आई थिंक आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब चिन बस थोड़ी देर सोच में डूब जाता है और उसके बाद कैट को देखते हुए वंस अगेन कहीं तुम और तुम्हारा फ्रेंड एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे हो, कहीं तुम दोनों एक दूसरे को लाइक तो नहीं कर रहे हो? जिस पर कैट कहती है प्रोफेसर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। चिन कहता है अच्छा छोड़ो ये सब बातें, मैं खुद ही पागल हो जाऊंगा। अच्छा क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम हो कौन, क्योंकि तुम्हारी शक्ल किसी से मिलती जुलती है। और यहाँ पर कैट खुद को बचाने के चक्कर में चिन से झूठ बोल देती है कि वो कैट का बड़ा भाई है, और चिन उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। चिन के जाने के बाद कैट अपसेट फील करती है कि उसने झूठ कहा चिन से। इधर तावन अपने डैड पर नज़र रखी हुई थी क्योंकि उसे डाउट था कि कोई है जो उसके डैड को हर्ट करना चाह रहा है।
इसी वजह से वो अपने डैड के पास ही बैठी हुई रहती है। वो देखती है कि उसके डैड किसी के साथ जा रहे हैं, तब वो उन्हें फॉलो करती। उससे पहले उसे थेप की बातें याद आ जाती है। थेप ने लास्ट टाइम उसे कहा था, अगर तुम्हें कहीं भी जाना रहेगा तो मुझे इन्फॉर्म करके जाना। इसी वजह से तवन थेप के पास आती है और उसे बताती है कि डैड किसी के साथ जंगल में जा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। जिस पर थेप कैट को बुलाता है और वो कहता है कि तवन को कहीं पर भी जाने मत देना। तवन थेप के साथ जाना चाह रही थी, लेकिन थेप मना कर देता है, रिस्की हो सकता है, मैं अकेले जाऊँगा कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर जंगल में अचानक से तवन के डैड को अटैक आ जाता है, जहाँ पर थेप सही टाइम पर पहुँच जाता है। आगे रिक को दिखाया जाता है। तवन के डैड के ना होने का फ़ायदा वो उठाता है और टेम्पल का मैप वो चुरा लेता है। ये मैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा था, लेकिन किसी के आ जाने की वजह से मैप को छोड़ करके उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। थेप और चिन दोनों मिल करके तवन के डैड को वापस लेकर आते हैं। जब इसके बारे में तवन को मालूम पड़ता है डम के थ्रू, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से फ़ौरन भागना स्टार्ट करती है कि पता नहीं उसके डैड की कंडीशन काफ़ी ख़राब होगी। तवन तो जा चुकी थी, लेकिन पीछे से जब कैट जाने वाली थी, डम उसे पकड़ लेता है। ओए कॉन्ग, तू कहाँ जा रहा है? और वैसे भी वो यंग फेस कहाँ गया है? बाद में पूछ लूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तो मिला है, तू मुझे बताएगा कि वो इतना ज़्यादा परेशान होकर के क्यों गया। इधर तवन के डैड की कंडीशन अब पहले से बेटर थी और इसी में ही थेप और चिन को मालूम पड़ता है कि टेम्पल का मैप, जो कि कई सालों की सर्वे के बाद वो मैप मिला था, अचानक से उन्हें मालूम पड़ता है कि वहाँ चोरी हुई है और वो मैप गायब है। बट वो लोग लकी साबित होते क्योंकि मैप रिक के हाथों से नीचे गिर गया था और अपने आप को बचाने के चक्कर में वो भाग चुका था और मैप एक बार फिर से थेप के हाथों लग चुका था। इधर बेचारी तवन काफ़ी परेशान होकर के पूरे 10 किलोमीटर से दौड़ते हुए आती है अपने डैड की कंडीशन पूछने के लिए, तो अचानक से बेहोश हो जाती है। एक पर्सन उसकी हेल्प करने ही वाला था, लेकिन थेप देख लेता है। थेप तवन को यहाँ पर एक गर्ल्स की तरह ट्रीट करते हुए उसे उठाता है, जहाँ चिन देखने लगता है। थेप जब देखता है कि चिन देख रहा है, देन वो तवन को एक बॉय की तरीके से अपने कंधों पर लेकर जाता है। तभी वो पर्सन चिन से थेप और तवन के बारे में पूछने लगता है, जिस पर चिन कहता है एक्चुअली वो स्टूडेंट थेप सर की है ना, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थेप सर पर है, इसी वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से निभा रहे हैं। चिन जहाँ लोगों के कन्फ्यूज़न को क्लियर कर रहा था, तो वहीं पर वो खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में घिर चुका था कि आखिर ये सब हो क्या रहे। थेप तवन को रूम में लेकर आता है। उस वक्त तवन बेहोश थी। वो अच्छी तरीके से उसे बेड पर लिटाता है और दूर खड़ा होकर के ओह तो डैड के कंडीशन के बारे में सुनते ही, पूरे 10 किलोमीटर से दौड़ कर आ रही हो और अपनी ये कंडीशन बना लिया है तुमने। सच में इससे तो साबित होता है तुम अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, अपनी जान से भी ज़्यादा। चिन को भी तवन की फिक्र हो रही थी। वो अंदर आता तब उसे मालूम पड़ता है कि रूम का डोर तो लॉक है। उसके बाद वो और भी ज़्यादा घबराने लगता है और विंडो से देखने लगता है, और जहाँ उसे डबल झटका लगता है। थेप तवन के पैरों से शूज़ निकाल रहा था और उसके बाद वो उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से केयरिंग कर रहा था। थेप चिन को देखने वाला था, लेकिन सडनली चिन साइड हट जाता है, जिसकी वजह से थेप उसे नहीं देख पाता है। लेकिन चिन अभी भी वहीं खड़ा था, ये देखने के लिए कि ये सब हो क्या रहे। इधर बेचारी कैट बहुत बुरी तरीके से डम के बीच में फंस चुकी थी। डम उसे जाने का रास्ता ही नहीं दे रहा था। ओए कॉन्ग, देख, तू अगर मेरे हाथों से पिटना नहीं चाह रहा ना, तो मैं जो भी पूछूँ ना सच सच बता देना। वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि तू मेरे हाथों से पिटना चाहेगा। तू है कितना सा हड्डी का ढांचा तो है। कैट डम की वजह से काफ़ी डरी हुई थी, इसी वजह से वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाह रही थी। डम उससे उसके फ्रेंड के बारे में पूछता है, मुझे बता वो कहाँ गया है। कैट कहती है, अबे मुझे भी तो नहीं मालूम ना, जब मैं जाऊँगा तब तो मैं मालूम कर पाऊँगा कि वो कहाँ गया है, मुझे इसी वजह से जाने दो ना। जिस पर डम कहता है, क्या मेरे फेस पे बेवकूफ़ लिखा है? मैं तुझे बेवकूफ़ दिख रहा हूँ? इतनी आसानी से तुझे यहाँ से जाने दूंगा? और वैसे भी तुम दोनों तो मुझे रियल मैन लगते ही नहीं हो। जिस पर कैट काफ़ी घबरा जाती है। हाँ रियल मैन मतलब तुम्हारा कहने का क्या इंटेंशन है? हाँ क्या हम लोग मैन नहीं हैं? जिस पर डम कहता है, तुम लोग दिखने में सिर्फ हो, लेकिन मैन तो बिल्कुल भी नहीं लगते हो। इतने पतले दुबले हो तुम लोग, मैन कैसे होते हैं तुम मुझे देखो, मैं कितना ज़्यादा यंग हूँ और मेरी बॉडी शॉडी, मेरे डोले शोले। बेचारी कैट जैसे तैसा करके डम से खुद को छुड़ाती और वहाँ से भाग जाती है। इधर तवन को अब तक होश नहीं आया था। थेप उसकी केयरिंग करता है और उसकी पूरी बॉडी को क्लीन कर रहा था, और पीछे से विंडो के थ्रू चिन ये सब कुछ देख करके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान होते जा रहा था। थेप जब बाहर आता है तो सडनली वो चिन से टकरा जाता है और चिन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चिन कहता है, वो एक्चुअली मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया था, तुम्हारे स्टूडेंट के बारे में पूछने के लिए। तुम्हारा स्टूडेंट कैसा है? थेप कहता है, पहले से वो बेटर है। चिन कहता है, थेप क्या तुम सच में ठीक तो हो ना? थेप कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरा एक काम कर दो, तुम जा करके कैट को वापस लेकर आओ। थेप के कहने पर जब चिन कैट को विजिटिंग वाली प्लेस से लेने के लिए जाता है, तब कैट को लग रहा था कि सारे स्टूडेंट जाएंगे, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि चिन और वो सिर्फ दोनों जाने वाले हैं। तो कैट डरने लगती है क्योंकि वो चिन का सामना नहीं करना चाह रही थी। इस पर वो चिन से कहती है, क्या हम दोनों सिर्फ जाएंगे, बाकी सारे स्टूडेंट वो सब क्यों नहीं जा रहे हैं? चिन कहता है, वो एक्चुअली मैं तुम्हें तुमसे ही मिलने के लिए आया था, तुम्हारे स्टूडेंट के बारे में पूछने के लिए। तुम्हारे स्टूडेंट कैसा है?
जिस पर चिन कहता है थेप ने मुझे सिर्फ तुम्हें लेने के लिए कहा है, बाकी किसी को भी नहीं, इसी वजह से चलो। कैट डर रही थी। चिन उसे कहता है ज़्यादा टाइम मत लो, जल्दी चलो। कैट काफ़ी डरते हुए गाड़ी में तो बैठ जाती है, लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से डरी हुई थी कि डोर भी उसे सही से बंद नहीं किया जा रहा था, जहाँ पर चिन उसकी हेल्प करता है। साथ ही वो कहता है, कॉन्ग तुम बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हो, ज़रा अच्छे से खाना वाना खाया करो, देखो तुम कितने ज़्यादा वीक हो गए हो कि तुमसे एक डोर भी नहीं सही से लॉक किया जा रहा है। इधर थेप तवन को लेकर के काफ़ी परेशान था। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तवन होश में तो आती है, लेकिन वो अपने डैड के ही बारे में पूछती रहती है और अचानक से एक बार फिर से वो बेहोश हो जाती है, जहाँ पर थेप उसके सामने ही बैठा हुआ था। थेप को यहाँ पर तवन के लिए काफ़ी फिक्र होने लगती है कि ये लड़की अपने डैड के लिए पूरे 10 किलोमीटर दौड़ कर आई है, और इसी के साथ वो पास्ट का फ्लैशबैक भी याद करता है। जब भी तवन की कंडीशन ख़राब रहा करती थी तो हमेशा थेप उसके पास इसी तरीके से बैठा रहा करता था, जैसे कि वो इस वक्त प्रेजेंट में उसके पास बैठा है। तवन जब होश में आती है तो डरी हुई थी, क्योंकि उसके विग को किसी ने रिमूव कर दिया था और साथ ही उसके कपड़े को भी चेंज कर दिया था। तवन डर रही थी। तब वहाँ पर कैट आती है। कैट के थ्रू तवन को मालूम पड़ता है कि थेप सर अभी अभी जस्ट यहाँ से गए हैं। तवन डरने लगती है। मुझे ये बताओ पहले, मेरे कपड़े किसने चेंज किए? कैट कहती है, रिलैक्स तवन, तुम्हारे कपड़े मैंने चेंज किए, इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तवन अपने डैड की कंडीशन के बारे में पूछती है। कैट बताती है, तुम्हारी डैड की कंडीशन पहले से बेटर है, वो रिलैक्स कर रहे हैं। तवन चाहती थी कि वो अपने डैड से मिले, इसी वजह से वो कैट से कहती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अब जब तवन ने कुछ कह दिया है तो कैट मना नहीं कर सकती थी, इसी वजह से दोनों ही आते हैं। तवन अपने डैड के लिए सूप बनाकर लेकर आई हुई थी। वो जाती उससे पहले डैड उसे देख लेते हैं। कौन है? तवन कहती है, सर हम लोग स्टूडेंट हैं और हम लोग आपके लिए ये सूप लेकर आए हैं, प्लीज़ पी लीजिएगा। जिस पर तवन के डैड कहते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन जाने से पहले ये विंडोज़ को बंद कर देना, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तवन वैसे ही करके चली जाती है। रात अपने डैड से कहती है, डैड अब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़ करके पब्लिक हॉस्पिटल में शिफ्ट होना चाह रही हूँ। जिस पर डैड कहते हैं, तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो तुम्हें पब्लिक हॉस्पिटल में जाने की क्या ज़रूरत है? तब राती कहती है, एक्चुअली डैड मैंने पैट को कितनी बार समझाया है कि एटलीस्ट वो मेरे पास आ जाए प्राइवेट हॉस्पिटल में, बट वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो उसे मनाने के लिए मुझे ही कुछ करना था, तो इसी वजह से मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं आ सकता है तो मैं तो जा सकती हूँ ना। बस पैट की वजह से मैं पब्लिक हॉस्पिटल में जाना चाहती हूँ। जिस पर डैड को काफ़ी अच्छा लगता है, मेरी बेटी काफ़ी चालाक हो गई। साथ ही डैड यहाँ पर कैट के भी बारे में सोचते हैं कि कैट के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है थेप के क्लोज जाने के लिए। अगर वो चाहे तो वो थेप को बहुत जल्द अपना बना सकती है। इधर अचानक से सम को पता नहीं क्या हो जाता है। वो वापस अपनी कंट्री इंग्लैंड जाने वाला था। सारे लोग उसे रोकते हैं और रीज़न पूछते हैं कि क्या बात है जिसकी वजह से वो यूँ अचानक से इंग्लैंड जा रहा है। जिस पर सैम कहता है, बिकॉज यहाँ के लोग मुझे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, इसी वजह से आई थिंक मुझे यहाँ से जाना चाहिए। रीज़न पूछने पर सैम कहता है कि मुझे तुम्हारे 2 स्टूडेंट चाहिए जो कि मेरी अच्छी तरीके से केयरिंग करें, और यहाँ पर वो कैट और तवन को चुनता है। तो वहीं पर थेप मना कर देता है कि वो स्टूडेंट है, वो भला सम का काम क्यों करे। लेकिन सम को रोकने के चक्कर में यहाँ पर चिन भी बोल देता है। तो क्या हो गया, सम एज अ गेस्ट हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। आई नो वो इंग्लैंड से, बट हमारे गेस्ट हैं, हमें उनकी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और तवन का भी यही कहना था, जिसकी वजह से थेप तवन को साइड में लेकर जाता है। पागल हो गई हो, तुम एक गर्ल हो, तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। जिस पर तवन कहती है, मुझे सैम पर थोड़ा सा डाउट है, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मुझे एक मौका मिल रहा है तो क्यों ना मैं ये कर दूँ, और वैसे भी तुम रहोगे ना मेरे पास। जिस पर थेप कहता है, मैं तुम्हें ये करने की परमिशन नहीं दूंगा। लेकिन तवन के आगे थेप की भी नहीं चलती है। इंसिस्ट करके वो थेप को मना ही लेती है कि वो एक बार सिर्फ सैम की जासूसी करने का मौका दे। थेप मान जाता है, साथ ये भी कि जैसे ये सब फिनिश होगा वो सबसे पहले उसे वापस घर भेज देगा। और जाने के लिए तवन भी रेडी थी, लेकिन पहले वो ये करना चाह रही थी। अब सैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तवन तो मान चुकी थी, लेकिन उसने कैट से नहीं पूछा था, इसी वजह से वो कैट से पूछती है कि क्या इसमें वो उसे सपोर्ट करेगी। कैट स्माइल करते हुए तवन से कहती है, एक तो कहने को तुम कहती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और ऊपर से कुछ भी काम करने से पहले मुझसे पूछती हो। ऐसा नहीं, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। थेप रुच को कॉल करके बता देता है कि वो फैमिली वालों को बता दे कि उसे वापस आने में थोड़ा और टाइम लगेगा। जब ग्रैनीज को इसके बारे में मालूम पड़ता है कि थेप को और टाइम लगेगा तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, इस वजह से क्योंकि वो थेप के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और थेप जंगल में उसे कुछ हो ना जाए इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरती है। तो वहीं पर थेप के 4 और ब्रदर्स जो ग्रैनीज को हैंडल करते हैं, बेचारा चिन ये सब करके बहुत ज़्यादा अपसेट था। थेप के आने पर वो उसे सॉरी बोलता है, आई एम सॉरी, आई थिंक तुम जो चाहते थे मैं भी वही चाहता था, लेकिन तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे लिए कभी भी मैं बुरा डिसीजन नहीं लूँगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि जो सोच मैं तुम्हारे लिए रख रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ
वैसे सारे स्टूडेंट भी तुम्हारे बारे में सोचें, उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होए तुम्हारे रिलेटेड, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। जिस पर थेब कुछ टाइम के लिए सोच में डूब जाता है। स्टूडेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे रिलेटेड, लेकिन क्या? इधर रिक बहुत ही ज़्यादा खुश था। फाइनली बहुत जल्द मेरे पास इतनी दौलत आने वाली है कि मैं अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि उस टेम्पल का मैप मुझे बहुत जल्द मिल जाएगा।